डॉक्टर माया, कांग्रेस का जो प्रदर्शन है कर्नल साहब, कांग्रेस का जो प्रदर्शन है डॉक्टर माया, वो काफी बेहतर हुआ है। क्या कांग्रेस से रणनीतिक भूल हुई? आप देखिए कि पंजाब में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली, हरियाणा में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। अगर कांग्रेस अकेले यही अलायंस नहीं करता दिल्ली में, तो शायद कांग्रेस को 1-2 सीट अपने तय आ सकता था, जो नहीं आया। क्या उनकी टैक्टिकल मिस्टेक हो गई? क्योंकि देखिए, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस रहा तो समाजवादी पार्टी को बहुत लाभ हुआ, थोड़ा बहुत कांग्रेस को भी लाभ हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने दम पर आगे बढ़ती रही और एक समय में तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का अलायंस टूट जाएगा, लेकिन फिर आखिर में जाकर के कांग्रेस से किसी प्रकार से अलायंस हुआ। आप देखिए कि बंगाल में ममता बनर्जी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ी, वो 30 के आंकड़े को क्रॉस कर गई है। उनको भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी सीटें आ जाएंगी। तो जो पार्टी एकदम विकल्प देने की स्थिति में आती है और जनता के पास जाती है, उसको जनता पसंद कर रही है। यहां कांग्रेस से टैक्टिकल मिस्टेक हुई, आपको लगता है, कम से कम दिल्ली के मामले में? दिल्ली में वैसे भी कांग्रेस के पास कोई इतने अच्छे उम्मीदवार भी नहीं बचे, वो भी है ना कि कांग्रेस के पास नहीं बचे। जहां उनको मेहनत करनी चाहिए थी वो थी गुजरात और एमपी। नहीं, उम्मीदवार अच्छे नहीं बचे। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व था वो बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। अभी जैसे अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो इस्तीफा देकर के चले गए। उनके पुराने जो कैबिनेट मिनिस्टर थे राजकुमार चौहान, वो चले गए। 2-3 बहुत कद्दावर एमएलए थे जो 2-3 बार से एमएलए रह चुके हैं, वो छोड़ के चले गए। तो कांग्रेस ने अपना घर ठीक नहीं किया दिल्ली में, उनका हाउस ही ऑर्डर में नहीं था। ये इलेक्शन के समय में उनके पास कोई अच्छे उम्मीदवार नहीं थे, सब छोड़ के चले गए उस कारण से। तो वैसे भी उनको कोई उम्मीद रही हो ऐसा मेरा मानना नहीं है कि दिल्ली में कोई, जब उनके पास कोई नेतृत्व ही नहीं रहा है तो उनको कोई उम्मीद भी नहीं होगी। मगर जहां जैसे गुजरात में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, गुजरात में है, मतलब वो उतना नेतृत्व जो केंद्रीय है वो उधर ध्यान नहीं देता है। दूसरी तरफ एमपी में भी जरा भी मेहनत की हो ऐसा लग नहीं रहा है कि एमपी में उन्होंने कुछ खास मेहनत की हो। नहीं तो एमपी जरा फाइनल टैली दिखाइए, फाइनल टैली कितना है अभी वर्तमान में? दर्शक देखना चाहेंगे कि अभी एग्जैक्ट टैली क्या है। जरा दिखाइए प्रभात, अभी एग्जैक्ट टैली क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या दिखा रहा है, जरा उसको जरा डिटेल में थोड़ा दिखाइए। टोटल टैली क्या है, जिसमें कितनी सीटें हैं बीजेपी के पास? बीजेपी के पास अभी भी इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के हिसाब से 240 ही है, और कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस को 99 है, और जनता दल सेकुलर को 2 है, समाजवादी पार्टी 37, टीडीपी 10, तेलुगु देशम टीडीपी 16, शिवसेना शिंदे 10 और सीपीआईएम 4, शिवसेना आम आदमी पार्टी 3। तो ये अभी मोटा जो अभी आंकड़ा है वो 240 के ऊपर ही आके अटक गया है मामला। कर्नल साहब, 240 पर ही मामला अटक गया है, ये 50 भी नहीं छू पा रहे हैं आप। यहाँ 240 7 बजे की खबर आ रही है कि 7 बजे शायद प्रधानमंत्री मुख्यालय आएंगे, अपने कार्यालय में आएंगे, बीजेपी मुख्यालय आएंगे। जी, आपने सही कहा है, वो आ रहे हैं अपना विजय घोष करने के लिए। एंड उनके नेतृत्व में एनडीए ने ये चुनाव जीत लिया है और उनकी सरकार तीसरी बार, जो कि जवाहरलाल नेहरू, मैं तो जवाहरलाल नेहरू का भी बोलूंगा कि वो 2 ही बार इलेक्शन जीते थे, पहली बार तो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई एक व्यक्ति तीसरी बार इलेक्शन जीतकर प्रधानमंत्री पद पर विराजित होने वाले हैं। तो उन्हें इस बात के लिए पूरे देशवासियों बधाई देना चाहिए। उन्होंने देशवासियों का विश्वास पुनः एक बार जीता है, क्योंकि ध्यान रहे ऐसा पूरे विश्व में बहुत कम होता है कि तीसरी बार भी इतनी भारी बहुमत से लोग आपको वोट देते हैं।
भले ही आपका पिछले बार लेकिन से कर्नल साहब इससे कम आ अपनी गई। मेजोरिटी अपने आप मेजोरिटी में आकर के जो प्रधानमंत्री अपने खुद के ही इंटरव्यू में कह रहे थे कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे सीनियर हो जाएंगे जब हम तीसरी बार चुन करके आएंगे, अब वो शायद ये कहने में हिचकिचाएंगे। अब वो कहेंगे कि साहब हम अलायंस के साथ जीत कर आए। देखिए, बाहर में तो वो ये कहेंगे कि भी हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि ये जो अलायंस है वो इलेक्शन से पहले की गई हुई अलायंस है, वो लोगों को ट्रांसपेरेंसी से डिक्लेयर की गई अलायंस है। ये ऐसे नहीं कि जोड़ तोड़ के बाद में अलायंस बना हुआ है। आप और मैं जब वोट देने गए थे तो हमें पता था कि एनडीए का नेता कौन है, जबकि हमें ये कतई पता नहीं था कि इंडी अलायंस का नेता कौन है। ये किसी को नहीं पता था। ये अब जोड़ तोड़ के कोई नेता बनाएंगे, धीरे से चुपके से जाके राहुल गांधी नेता बने। वो तो नेता बनने के लिए तैयार भी नहीं थे, लोग डर रहे थे। अभी भले कितना चिल्ला कर बोले थे, लेकिन युद्ध के मैदान पर शेर सवार कौन चढ़ा? ये नरेंद्र मोदी जी एकदम कप्तान की तरह, एक जनरल की तरह उन्होंने युद्ध लड़ाई किया और इसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। हमें ये मालूम और मानना पड़ेगा कि भाई हाँ, प्रधानमंत्री वही बने हैं क्योंकि लोगों ने अपना मतदान उनके पक्ष में दिया। और याद रहे, पहली बार ऐसा हुआ है कि ओडिशा का संपूर्ण स्टेट असेंबली से लेके लोकसभा तक सभी के सभी तकरीबन 99% सीट्स बीजेपी जीत रही है। 20 में से 19, 20, 21 में से 20 सीट पर आ गए। दो बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर है, क्योंकि एक तो उड़ीसा में जो इतनी बड़ी जीत लेकर के पहली बार उड़ीसा में इतने वर्षों के बाद, और ये उनको उनकी बीमारी के बारे में लोगों को बताना लगता है काम कर गया। उड़ीसा में 19 सीट लोकसभा में भी लेके आ रही है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और बीजेपी को सिर्फ 1 मिला और कांग्रेस को तो भी नहीं, 1 मिला है। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई स्टेट में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो 250 के नीचे का आंकड़ा है, उसमें उड़ीसा में बीजेपी के सरकार बनने की बात जो है वो उस तरह से प्रचलित नहीं हो रही है, प्रचारित नहीं हो रही है। देखिए, 2-3 बड़े तो झटके हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के बड़े झटके हैं, दूसरा अपेक्षित परिणाम जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी सोच रही थी वो नहीं हुआ, और महाराष्ट्र का बीजेपी को मालूम था कि कमोबेश इस तरह के रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये जो 2-3 बड़े झटके हैं उससे बीजेपी विचलित तो है, लेकिन अब देखना है कि अभी ये फ्लोर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। क्या बीजेपी में अंदर से या इनके अलायंस पार्टनर की तरफ से इस तरह की आवाज उठती है कि मुझे मोदी जी का नेतृत्व नहीं चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि जो उनके 2 बड़े अलाय हैं उसमें जेडीयू तो निश्चित रूप से जो भी उनको सांसद मिला है 90% भूमिका नरेंद्र मोदी की है। तो वो नरेंद्र मोदी के बारे में शायद मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से बोलेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है। जो एलजेपी के जो 5 जीते हैं वो शुद्ध और शुद्ध नरेंद्र मोदी की जीत है, वरना उनकी अपनी कोई ताकत नहीं है एलजेपी की अपने बल पर वो चुनाव जीत सकें। तो वो शुद्ध और शुद्ध नरेंद्र मोदी की जीत है। टीडीपी के बारे में मैं बहुत मजबूती से नहीं कह सकता हूं। टीडीपी से इनको भी लाभ हुआ है। देखिए कर्नल साहब, जो चंद्रबाबू नायडू को जो अरेस्ट किया ये जगन मोहन ने, ये सुबह 6 बजे में किया, और एक शादी में वो जा रहे थे, शादी में शामिल थे, वहां पार्किंग से उनको जबरदस्ती घसीट करके उठा करके सीआईडी पकड़ के ले गई थी, मुश्किल से चुनाव के 2 महीने पहले, और उनको फिर जेल में रखा गया। वो बाहर आए और फिर इंटरिम बेल, फिर परमानेंट बेल मिला उनको। तो इससे भी देखिए जनता ये भी समझ रही है कि आप अपने पावर का बाय हुक एंड क्रूक अगर कोई मिसयूज करते हैं तो जनता उससे नाराज भी होती है। ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जगन मोहन को यह सबक सिखा दिया। आज आंध्र प्रदेश उनके हाथ से निकल गया। मोस्ट करप्ट लीडर इन इंडिया, दैट इज जगन मोहन, मोस्ट करप्ट लीडर। और आज जगन मोहन को वहां की जनता ने एक तो बाहर किया, स्टेट से बाहर किया, और उनको केंद्र में भी कोई एक 2 सीटें मिली है तो मिली हैं, तो लोकसभा में भी उनको हार मिला है। सबसे बड़ी बात है कि वो राज्यसभा, वो राज्य का जो की सत्ता है वो चली गई जगन मोहन से। तो ये मानेंगे कि
पार्टी को अब थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ह्यूमन एंगल से या सत्य के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का प्रयोग जो है वो 95% या 70% नेताओं पर करे जो अपोजिशन में हो, और अपने पार्टी में अगर कोई आ जाए तो वो कह दे कि नहीं जी उनकी तो जांच चल रही है। ये नहीं चल सकता है। देखिए ये नहीं चल सकता है कि ईडी का इस्तेमाल ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ हो रहा है। मोदी साहब ने अपने इंटरव्यू में, साक्षात्कार में स्वयं कहा है कि जो पॉलिटिशियंस है दे कंप्राइज ओनली 3% ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। तो 3% 100 आदमी को अगर ईडी पकड़ती है उसमें से 3% पॉलिटिशियंस होते हैं, और पिछले 10 सालों में 22,000 कितना 2,500 करोड़ ईडी ने कॉन्फिस्केट किए हैं, जो कि काफी बड़ा सम होता है। और जहां तक मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका ये है कि वो एग्जीक्यूटिव या ब्यूरोक्रेसी के काम काज में बिल्कुल दखल नहीं देते। 2.5 लाख तो नहीं है, 20 से 27,000 करोड़ के आसपास का है, 2.5 लाख करोड़ का नहीं है। मैंने 2.5 लाख नहीं कहा, ये ऑपोजिशन ने 27 लाख रुपए 10 साल में इकट्ठे किए थे। ऑपोजिशन के समय में ईडी ने 27 लाख इकट्ठे किए थे, जबकि नरेंद्र मोदी के 10 साल में 2700 करोड़ उन्होंने कॉन्फिस्केट किया। तो जो कि ये बड़ा अमाउंट होता है ईडी के लिए। अभी आप बताइए ईडी का काम क्या है? जैसे उन्होंने एग्जाम्पल ही दिया था, ट्रेन जो टीटी होता ट्रेन में, वो टिकट चेक नहीं करेगा तो क्या काम करेगा? ईडी का भी तो काम वही है। पुलिस का काम क्या है? पुलिस अगर मान लीजिए चोरों गुंडों को नहीं पकड़ेगी तो पुलिस को बंद कर देना पड़ेगा। सेना का काम क्या है? भाई बॉर्डरों पर जो दुश्मन का घुसपैठ है उनसे निपट जाना, बॉर्डर को सुरक्षित रखना। सब ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से काम करेगा और करने देने की छूट होनी चाहिए। और ये हर ब्यूरोक्रेट और कॉन्ट्रैक्टर भी यही बात कहता है पिछले 10 साल में। ताज्जुब रहे, पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र के किसी भी मंत्री पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं दिया है। और हमारे संकल्प जी ने तो अपने मुंह से कहा है कि ऐसा कैंडिडेट बीजेपी ने दिया है जिसका बारे में पढ़कर वोट देने के लिए पहली बार मजबूर हो गए। तो ये तो आपको बीजेपी नहीं, मैं पूरी बात कह दूं सर। आप मेरे बात को लेकर सहारा लेकर बाकी मंत्रियों के बारे में कुछ ना कहें। नहीं, सुनिए मैं क्या कहना चाहता था। आपने वो मंत्री के बारे में हमने भी काफी पढ़ा है, मैं सरकार में नौकरी भी किया। बहुत सख्त मंत्री है, बहुत ईमानदार मंत्री है, उन पर कोई पक्षपात या भ्रष्टाचार का आरोप लगा ही नहीं सकता है, और उनके ऊपर कोई एफआईआर तक नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो दूर की बात है। इसीलिए ये पढ़कर आप भी मजबूर हुए पहली बार बीजेपी को वोट देने के लिए। मैं ये कह रहा था नहीं, मैं पढ़कर नहीं मजबूर हुआ, मैं पहले वोट देकर आया। ये बात मुझे खुशी हुई बाद में जानने के लिए कि जो है उनके ऊपर कुछ भी केसेस नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और क्योंकि मेरी माँ 70 के जमाने की पॉलिटिशियन है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।